नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है कामचोर। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 चैप्टर कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन ऊधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेर तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। यहाँ पे बताया है कि कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, वो क्या हिलना भी नहीं चाहते, मतलब उठ के अपना पानी का गिलास उठाना है, पानी पीना है, तो वो भी काम नहीं करते। उनके लिए उनको क्या है, नौकर चाहिए रहते हैं और नौकरों से ही पूरा काम कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि ऐसे जो होते हैं वह क्या है, जो मोटे मोटे किस काम की, मतलब ऐसे बच्चे किस काम की, मतलब पढ़े पढ़े अपना काम भी नहीं कर सकते हैं। और ऊधम मचाने का कहो तो पूरे टाइम मचाते रहते हैं। तो फिर यही बच्चों को क्या है, उनकी जो माँ है वो पानी भरने के लिए भेजती है, तो वो लोग क्या पानी लेने के लिए जाते हैं। अब पानी लेने के लिए जाते हैं तो आपस में बच्चों में क्या है, धक्का मुक्की हो जाती है, युद्ध होने लगता है, उनके बर्तन इधर उधर चल जाते हैं। और फिर अम्मा कहते कि ये लोग काम करेंगे, उनके अब्बू कहते कि मतलब ये कैसे काम कर पाएंगे, ऐसे आपस में झगड़ रहे हैं। तो बोले कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। और उनका जो आदेश था वो उन्होंने उनको सुना डाला। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पर। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी और यहाँ पे बताया कि उन्होंने कहा कि हम काम करने को तैयार हैं, आप तो हमें बता दीजिए कि क्या काम करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। आगे बता रहे हैं कि तुम्हें बहुत सारे काम करना है, जैसे दरी साफ करना, कूड़ा उठाकर फेंकना, पेड़ों में पानी देना, और ये सब काम तुम्हें मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, इनकी तनख्वाह मिलेगी, पैसे दिए जाएंगे। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ये ही खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब इनके जो काम करने थे इनको, तो ये काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने जो दरी थी, दरी को उठाया और दरी के चारों कोनों को झटकारा। फिर है ना, उसमें जो डंडे से जब हम गद्दे पे या दरी पे मारते तो उसकी धूल उड़ने लगती, जितनी धूल होती वो वहाँ से निकल जाती। तो इन्होंने वैसे ही करना शुरू किया और धूल के कारण खांसते खांसते सबका दम घुटने लगा, क्योंकि जब धूल अपने मुंह और नाक के अंदर जाती तो हम सांस नहीं ले पाते सही से। और सबका इसी के कारण क्या है, बुरा हाल हो गया।
फिर धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इन्होंने झाड़ू लगाना शुरू किया। झाड़ू क्यों एक थी और तनख्वाह लेने वाली उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। मतलब झाड़ू एक थी और लगाने वाले बहुत सारे थे और उसमें भी क्या सबको पैसे मिलना था, तो इस कारण से झाड़ू को सबने कहा हम लगाएंगे। इस चक्कर में झाड़ू की एक एक सीख इधर उधर हो गई। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। मतलब जिसको जितनी सीखें मिल गई उससे ही झाड़ू लगाने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। और उन्होंने अम्मा ने कहा कि मतलब ऐसे बुजुर्ग काम करने लगे तो हो गया काम, और ये तो बात बात पर टोकने लग गए तो हो गया काम, अब तो काम हो ही नहीं सकता। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। और उन्होंने सोचा, कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा धूल होते हैं तो पानी के छींटे मार लो तो वो धूल क्या है शांत हो जाती है और हम आराम से झाड़ू लगा सकते। तो इन्होंने क्या है दरी पर पानी मारना शुरू कर दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। मतलब दरी वैसे ही धूल के कारण ऐसा हुआ, तो जैसे ही इन्होंने पानी डाला तो पानी के कारण धूल और पानी जब मिलते हैं तो क्या बनता है, कीचड़ बनता है। तो वो क्या है, कीचड़ बन गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब इस काम के कारण सब लोगों को क्या कर दिया गया, आंगन से निकाल दिया गया। अब बोले कि जा तुम पेड़ों में पानी दो। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गईं। जिन्हें ये चीजें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब पेड़ में पानी देने के लिए जिसको जो बर्तन मिला वो बर्तन लेके गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। मतलब सब पानी लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे टूटे कि किसी के भी बर्तन में एक बूंद पानी तक नहीं आ पाया। ठूमस ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों, मामू और दमदार मौसियों फूफियों की कूमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई और जितने बड़े लोगों को तो उनके जो फौज से उसको अलग करने के लिए भेजा गया। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। और अब इनके यहाँ पे जो बच्चे थे इतनी बुरी तरह मच गए थे कि इनको नहलवाने के लिए इनको क्या नौकर बुलाने पड़े। और उनके घर में जो नौकर थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे कि इन सब बच्चों को नहला सकते, तो बाजू से इन्होंने बुलवाए और सबको 4-4 आने दिए इन बच्चों को नहलाने के लिए। हम लोग कायल हो गए हैं कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हम सब इतने कायल हो गए कि हमसे ना तो सफाई होती है और ना ही पेड़ों की देखभाल होती है। कम से कम जो ये मुर्गियां हैं उनको ही उनके पिंजरों में बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे और शाम होते ही हम सब क्या मुर्गियां हाँकने के लिए चल दिए। पर साहब मुर्गियों की भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि साहब मान लो कि मुर्गियों को ही सबने क्या है हमारे विरुद्ध भड़का के रखा था कि तुम इनके अंडर में मत आना। ऊंट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। और यहाँ पे इनकी जो आया है वो काम कर रही थी, मिठाई पर चांदी का वर्क लगा रही थी, उन पे ही जाके कूदने फांदने लग गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। और उन मुर्गियों ने ताउतम मचाया क्योंकि बच्चे उनके पीछे पड़ गए थे, तो बेचारे डर के इधर उधर भाग रही थी कि उनकी खीर
थी जो इधर मतलब किसी के दुपट्टे पे पड़ गई, तो कहीं सिर पर उड़ गई, तो कहीं कुछ, सब जितना उटपटांग हो सकता था सब हो गया। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारते हुए निकल गया। आगे बता रहा है कि एक जो मुर्गा था वो चूने कत्थे में कूद गया, उसके बाद उसके जो पंजे थे वो सफेद चादर थे उसके ऊपर चल दिया, तो उस पर क्या है निशान आ गए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थीं। इधर सारी मुर्गियां बैन कैल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं, एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूजी की जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। और यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो मुर्गियाँ थी ऐसे इधर उधर भाग रही थी कि एक भी पिंजड़े में नहीं जा रही थी। फिर किसी के दिमाग में आया कि जो भेड़ें आई तो चलो इनको ही दाना खिला दें। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। मतलब जैसे भेड़ों ने दाना देखा, क्योंकि वो दिन भर की भूखी थी तो जो झपटी है ना कि इन लोगों को भागना भी मुश्किल हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। और ये भेड़ भी क्या खाने की वजह से सब कुछ लांगती फांगती पलंग तक पर चढ़ गई, बर्तन को लुढ़काया, कहीं कुछ किया। तख्त पर पानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मैगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। और यहाँ पर दुपट्टा बना रही थी इनकी दीदी, तो उस दुपट्टे पे भी ये लोग क्या है घूमती फांती निकल गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। और बता रहे कि जहां जहां से वो सूप में दाना रखा हुआ था वो गुजरा तो भेड़ें भी क्या है शिकारी कुत्तों की तरह सूंघती हुई उनके पीछे हमला करती हुई गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे के मुँह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई ये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर ही आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। आगे बता रहे हैं कि जो मटर है उसको तौल तौल कर दे रही थी कि सब्जी बन जाएगी इनकी, तो उन पे भी जो भेड़े हैं वह टूट पड़ी और बोले उनको मारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम क्या कर रहे हैं रुई को पीट रहे हों। मतलब उनको लगती ही नहीं और उनको साथ मारना अर्थात उनके साथ मजाक करना है। और थोड़ी देर में जो भेड़ों ने क्या है पूरी जो सब्जी उसको खा ली। तो यहाँ पर कहा गया कि ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी सब्जी क्या कर दी हो न अपने पेट में झोंक दी हो। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर
पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी के को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। और अब यहाँ पे बताना कि जो भैंस है उसके 4 थन हैं और 4 थन में क्या है 8 हाथ लग गए, मतलब 4 थन को 8 हाथ दुह रहे हैं। तो जो भैंस थी वो है ना इतनी घबरा गई कि उसने क्या किया, जो बाल्टी थी जिसमें दूध वो निकाल रहे थे उसको ही लात मार के एक साइड खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दुह लिया जाए। मतलब कई लोग क्या करते हैं पैरों को बांध देते हैं, तो पैरों को बांधने के बाद जो पैर चलाती है वो बंद हो जाता है। तो इन लोगों ने भी ये तय किया कि इसके पैर को बांध करके फिर दूध निकालते हैं। बस चूल्हे की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। आगे यहाँ पर एक चारपाई पे चाचा जी सो रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया उसी चारपाई से भैंस के 2 पैर बांध दिए और 2 की लिए कोशिश ही कर रहे थे कि भैंस चौकन्नी हो गई और वो अपने आप को बचा करके भागी। तो अब चाचा जी चारपाई पे सोए हुए थे और भैंस भाग रही थी। तो चाचा जी को ऐसा लग रहा था कि पहले तो वो कोई सपना देख रहा है, फिर देखते हैं कि नहीं कोई आंधी तूफान आ गया है। फिर उनको लगा भूचाल आ गया, तो मतलब वो अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उस पर पड़े हुए, तो भैंस भागी जा रही थी। तो कभी जो चारपाई इधर टकरा रही उधर टकराई, इस प्रकार से उनका जो हाल था वह बहुत बुरा हो चुका था। आगे यहाँ बड़ा मजा आ रहा था, भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। मतलब हम लोगों ने सोचा कि अरे एक भूल कर दी, क्योंकि जब दूध लगाते तो उसके बछड़े को साथ में रखते हैं तब जाके वो है ना गाय या भैंस क्या है दूध देती है। तो उन्होंने सोचा अरे हमने तो बछड़ा खोला नहीं, तो उन्होंने बछड़ा भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया। दुहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। मतलब अब यहाँ पर बछड़े को छोड़ा तो जो भैंस थी वह क्या है उसकी ममता जाग गई और वो उसमें अपने बच्चे को लग गई दूध पिलाने के लिए। तो बच्चों ने सोचा कि अभी दूध पिला रही, जल्दी से जाके दूध निकाल लें। तो बाल्टी तो उनकी खराब हो गई थी, गोबर में गिर गई थी। तो अब उनके पास क्या था गिलास कटोरे, तो वही लेकर के दूध दोहने चल दिए। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरे पर पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली की आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। मतलब हम लोगों के ऊधम को देख करके हमारी जो माँ थी उन्होंने क्या है अपना सामान बांधा और बोला कि मैं मायके जा रही हूँ, या तो तुम लोग क्या है जो तुम्हारी हरकतें हैं इनको सुधार लो। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। और अब्बा ने सबको लाइन में खड़ा किया और लाइन में खड़ा करके
और सबकी बाट लगा दी कि यदि किसी ने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो सबका क्या है, शाम का जो खाना है रात का वो बंद कर दिया जाएगा, किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। और बच्चों ने कहा कि हम इनको किसी भी चीज़ से शांति नहीं मिलती है, तो सब बच्चों ने निश्चय कर लिया अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर अपने पानी को भी नहीं पिएंगे, मतलब पानी का गिलास भी नहीं उठाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस कहानी को लिखने वाले हैं इस्मत चुगताई जी। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में कहानी से, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा भी मदद नहीं करते थे और दिन भर ऊधम मचाते रहते थे। इस तरह वे क्या है, कामचोर हो गए थे। अगला है बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। तो बच्चों के ऊधम मचाने के कारण घर अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराहियाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी कीचड़ का ढेर लग गया और मटर की सब्जी बनने से पहले भीड़ें खा गईं, मुर्गी मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए। इस वजह से पारिवारिक शांति भी क्या है, भंग हो गई और अम्मा ने तो घर छोड़ने का फैसला भी कर लिया। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। तो अम्मा ने बच्चों द्वारा किए गए घर के हालात को देख करके ऐसा कहा। जब पिताजी ने बच्चों को घर के काम काज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ लगाने से मना कर दिया। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात का खाना भी नहीं दिया जाएगा। अगला है कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो यह कहानी हास्य प्रधान कहानी है, जिसे हास्य कहानी कहा जाता है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़े थोड़े कामों को करते रहना चाहिए, क्योंकि वो काम करते रहेंगे तो उनको क्या है, उन कामों का अनुभव हो जाएगा और वो सही से काम कर पाएंगे। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो सके, ना कि वो उस काम से ऊब गए। क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उन्हें और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम नहीं सीख पाएंगे। बच्चों को काम तो करना ही चाहिए, पर समझदारी के साथ। बड़ों को काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए कि कौन सा कार्य कैसे करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि कहानी से आगे घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, उनको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो भी अपनी क्षमता के अनुसार हमें वो काम करना भी चाहिए, क्योंकि क्षमता के अनुरूप किया गया कार्य सही और सुचारू रूप से होता है। यदि हम अपने काम का और अपने निजी काम का आंकलन नहीं करेंगे तो हम कामचोर बन जाएंगे। हमें अपने कामों के लिए आत्मनिर्भर रहना चाहिए, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। अब है भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय कीजिए। तो भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब सब मिलकर कार्य करें, और दुखद तब बन सकता है जब स्वार्थ की भावना से कार्य किया जाए। कामों को क्षमता अनुसार ही करना चाहिए। कार्यों को बांटने से किसी दूसरे को काम करने के लिए कहने की जरूरत नहीं होगी और तनाव भी उत्पन्न नहीं होगा। मतलब जो व्यक्ति जिस कार्य को कर सकता है उसके अनुसार सभी को उनके कार्य निर्धारित कर देने चाहिए और उन व्यक्तियों को भी अपने अपने कार्य समय पर पूर्ण कर देने चाहिए, जिससे कि क्या है,
जो दुखद वातावरण होता है वह वातावरण उत्पन्न नहीं होगा और सब अपने अपने कार्य कर लेंगे तो वहाँ का जो वातावरण है परिवार का वह कैसा हो जाएगा, सुखद बन जाएगा। बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो बड़े होते बच्चे यदि माता पिता को छोटे छोटे कामों में सहायता करते हैं, उनकी सहयोग से बहुत सारे कार्य संपन्न हो सकते, जैसे अपना काम स्वयं करना, अपने आप स्कूल के लिए तैयार हो जाना, अपने खाने के बर्तन यथा स्थान पर रख देना, अपने कमरे को साफ सुथरा रखना। यदि हम बच्चों को उनका कार्य करने की सीख नहीं देते तो वह सहयोग के स्थान पर माता पिता के लिए भार साबित हो जाते हैं। उनके बड़ा होने पर उनके कोई भी कार्य कराया जाएगा तो वह कार्य क्या अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, उसको तहस नहस ही कर देंगे। जैसे कि कामचोर कहानी में बच्चों ने सारे घर का हाल पूरा कर दिया था, इसलिए माता पिता को बच्चों को उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि को ध्यान में रखते हुए काम कराने ही चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, ना कि ऊब, और उनके सहयोग की जो भावना है वह उनके अंदर बनी रहे। अगला है कि कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की, इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर होते हैं। तो कामचोर कहानी संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार में सदस्यों की जो संख्या होती है वह 3-4 होती है, माता पिता व बच्चे होते हैं। और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें चाचा चाची, ताऊ ताई, माता पिता, बच्चे, दादा दादी सभी सम्मिलित होते हैं। एकल परिवार में सारा कार्य स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं। एकल परिवार में जीवन के सुख दुख का अकेले सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख दुख का सामना करते हैं। अब आते हैं अनुमान और कल्पना। घरेलू नौकरों को हटाने की बात किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। तो घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है, जैसे आर्थिक तंगी के कारण, यदि मान लो सही मुनाफा नहीं हो रहा है, सही से पैसे नहीं आ रहा है, तो हम नौकरों को हटाने की बात कर सकते हैं। या घर में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो नौकरों को हटाने की बात उठ सकती है। या नौकर चोरी वगैरह करते हैं तो नौकर को हम हटाने की बात हो सकती है। अगला है कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी, उन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए क्या आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण किया गया है। हमारे अनुमान से उनकी आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि बहुत सारे सदस्य थे तो उनकी क्या है देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते होंगे, जिसके कारण से उनको अपने काम करने की आदत नहीं पड़ पाई। और इन्हें ठीक ढंग से रहने के लिए हम उनको सुझाव देना चाहेंगे कि जैसे वह अपने काम स्वयं करें, छोटे छोटे काम से ही उनकी शुरुआत करें। जैसे स्कूल से आते हैं तो अपने ड्रेस उतार कर सही जगह पर रखें, अपना बैग सही जगह पर रखें, अपने कमरे को ठीक रखें, और खाना खाते हैं तो अपना पानी का गिलास स्वयं भरें, अपनी खाना खाने के बाद थाली को यथास्थान रख के आएँ। तो ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको वह स्वयं कर सकते हैं। होमवर्क की बात है तो होमवर्क भी ये क्या है आराम से बैठ करके कर सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उसके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लेख लिखें। तो हम यहाँ पर एक सफल व्यक्ति के रूप में ले सकते हैं महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी का जो विद्यार्थी जीवन है वह बहुत ही सुव्यवस्थित था। उनकी जो दिनचर्या थी वह सुव्यवस्थित थी, और हमने आगे देखा कि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन वगैरह में भी भाग लिया तो उस लड़ाई में भी उन्होंने अपने काम स्वयं ही किए। वो दूसरों को काम सौंपने की बजाय स्वयं उस कार्य को करते थे, जिससे कि लोग कभी भी उनके कार्य को देख करके कार्य करने से मना नहीं करते थे और उनसे ही अच्छी शैली सीख पाते थे।
ऐसे ही बचपन में भी उनकी जो कार्यशैली थी, दिनचर्या थी, वह सुव्यवस्थित थी। कब उठना है, कितने बजे पढ़ना है, कब खाना खाना है, कब होमवर्क करना, पूरी उनकी जो दिनचर्या थी वह एक कागज पर लिखी हुई थी, जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं, और उसी के अनुसार उनकी पूरी कार्यशैली चलती थी। अब भाषा की बात। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले वे उपसर्ग बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे लिखिए उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए, जैसे प्र, आ, भर, वद। तो प्रा से प्रबल, प्रभाव, प्रयोग, प्रचलन, प्रवचन। आ से आमरण, आभार, आजन्म, आगत। भर से भरपेट, भरपूर, भरमार, भरसक। बद से बदसूरत, बदमिजाज, बदनाम, बदतर। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।